अब तुम लोग चुप हो जाओ तब ना, कैसे बोलेंगे। हम लोगों ने बैंकिंग का फर्स्ट यूनिट देखा और उसमें हम लोगों ने शुद्ध रूप से बैंकिंग का विकास, बैंक क्या है, कब से बैंकिंग शुरू हुआ, भारत में कब शुरू हुआ, उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था, कैसे वो डेवलप किया, आज इस स्थिति में कैसे पहुंचा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ी थी। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट जो है फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के कार्य पढ़ेंगे। बैंक के मुख्य रूप से दो कार्य हैं, एक को हम प्राइमरी वर्क कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी वर्क कहते हैं। जो बैंक का प्राइमरी फंक्शन है, ये हमने जानबूझ करके कुछ कुछ मेन पॉइंट इसमें डाल भी दिए हैं, तुमको रिकॉल करने में आसान रहेगा। जब दोबारा इसको देखोगे तो लिखने में आसान रहेगा, नोट्स वगैरह भी लिख सकते हो। तुम लोग बार बार कहते हो कि इसमें मैटर अंग्रेजी में रहता है, क्या करें, तो बहुत सारे बच्चे जा कहते हैं हमको अंग्रेजी में ही पढ़ाइए, हिंदी में नहीं पढ़ाइए। तो झगड़ा है बहुत ज़्यादा हिंदी अंग्रेजी का। तो उचित यह है कि सारी चीज़ें आपको हिंदी में समझा दी जाएं और उसको थोड़ा बहुत कुछ अंग्रेजी में भी दे दिया जाए। जिनको अंग्रेजी में लिखना पढ़ना हो उससे काम कर लें, और जिनको हिंदी में लिखना हो सुनते ही हैं तो सुन करके समझ जाएंगे क्या इसमें लिखा गया होगा। तो जब हम बैंक के प्राइमरी फंक्शंस की बात करते हैं तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में जो मुख्य कार्य हैं बैंक के, वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, अब वो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, करेंट और सेविंग्स, नो फ्रिल्स अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट, फ्लेक्सी डिपॉजिट, ऑटो स्विप, रिवर्स स्विप। वास्तव में ये सारे कॉन्सेप्ट ही हैं। हमें आपको इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है, और यही कॉन्सेप्ट आपसे पूछे भी जाएंगे। जैसे अभी आपने परीक्षा दी है मिड टर्म की, तो आपने देखा होगा कि सीधे आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछा गया, ठीक है। और ख़ास करके जब आपकी पूरी परीक्षा अगर मल्टीपल चॉइस पर हो जाए तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यू डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन एनीथिंग। आपको जस्ट यू हैव टू आंसर, सीरियसली आपको टिक कर देना है कि ये सही है या गलत है। तो उसमें अगर आप बहुत कुछ जानते हैं और अनफॉर्चुनेटली वही एक चीज़ नहीं जानते जो पूछा गया, तो सारा जानना कोई मतलब नहीं रहा। तो इसलिए हमको इस पैटर्न की परीक्षा में फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट पर, कि जिस पर सवाल सीधे बनते हों वो हमको ज़रूर पता होना चाहिए, बाकी कुछ आगे पीछे पता हो चाहे ना पता हो। तो इसलिए अब जैसे जब हम प्राइमरी फंक्शन में पहला पार्ट पढ़ते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जमा स्वीकार करना। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, जमा स्वीकार करना। बैंकिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आप ये कह सकते हैं कि बैंकिंग, आपने देखा कि शुरुआत भी बैंकिंग की इसी बात को लेकर के हुई कि लोग अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को सुरक्षित रखना चाह रहे थे। पैसा तो बात की बात है, बहुत बात का डेवलपमेंट है कि लोग पैसा जमा करने लगे। शुरू में आपने देखा कि बड़े ही स्ट्रांग सेफ हुआ करते थे, और जिसमें लोग अपनी जो मूल्यवान धातुएँ थी, वस्तुएँ थीं, वो किसी के पास रख दिया करते थे सुरक्षा के लिए। लेकिन अब तो बहुत मॉडर्न बैंक हो गया है और अब हम उसकी भी बात करते हैं, लेकिन अब हम मुख्य रूप से हम डिपॉजिट को मोबिलाइज करते हैं। जमा स्वीकार करना बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और जमा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, कोई इसमें इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी भी है? इकोनॉमिक्स का, अच्छा साइंस वाले हैं ना, हाँ, तो कैसे होंगे। तो इकोनॉमिक्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इकोनॉमिक्स में जमा का बड़ा रोल है, डिपॉजिट का। वास्तव में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यह शुद्ध रूप से पूंजी विनियोग का परिणाम होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। और कैपिटल जनरेट होती है सेविंग से, और सेविंग जनरेट होती है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन से। और यह आम आदमी के पैसे को लेकर के और अर्थव्यवस्था के विकास में कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, उस प्रोसेस को हैंडल करता है। आपकी जेब में 2000 रुपया पड़ा है, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन 50,000 लोगों की जेब में 2-2 हज़ार पड़ा है, अगर कोई इकट्ठा कर ले तो एक जगह कितना पैसा हो गया, बहुत बड़ी राशि हो गई। और उसने क्या किया कि
विकास के कार्य में, सड़क बनाने में, टेलीफोन बिछाने में, बिजली लगाने में, उद्योग लगाने में, आपको रोजगार देने के अवसर उत्पन्न करने में कहीं खर्च किया जा सकता है। तो आखिर ये कौन करे? इतने जगह है, पैसा 2-2 हज़ार पड़ा है, तो कैसे एक जगह आए और कैसे उस व्यक्ति को मिले जो यह कार्य करना चाहता है? तो इसका मतलब बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? डिपॉजिट को मोबिलाइज करना। अब ये डिपॉजिट को मोबिलाइज करने में डिपॉजिट कितनी तरह का हो सकता है? अब उसमें देखो, डिमांड डिपॉजिट है। डिपॉजिट मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, एक डिमांड डिपॉजिट और एक को हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि मांग जमा। मांग जमा मतलब जो हम जमा कर रहे हैं, जब मांगेंगे हमको तुरंत दे देना। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया कि जो हम पैसा आपके पास जमा कर रहे हैं, जैसे आपको हम 500 रुपया देंगे, ये लो मेरा 500, लेकिन जैसे मांगे वैसे देना तुरंत। तो ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। दूसरा क्या है कि एक तरीका ये है कि हम तुमको 5000 रुपया दे दें और ये कह दें कि 2 साल बाद मांगेंगे। अब ये निर्धारित है कि 2 साल के बाद ही मांगेंगे। अगर हम बीच में मांग लिए तब ये क्या कहेगी लड़की? नहीं नहीं, वो तो हम दे चुके हैं दूसरे को काम करने के लिए। आपने कहा था 2 साल बाद, तो अब 2 ही साल बाद देंगे, उसके पहले आप ले नहीं सकते। तो टाइम डिपॉजिट में लॉकिंग पीरियड होता है। यू कैन नॉट विथड्रॉ द अमाउंट बिफोर दैट पर्टिकुलर टाइम विच एक्चुअली यू हैव मेंशन्ड ऑलरेडी। जो आप पहले से बता चुके उसके पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते। अगर निकालना ही चाहते हैं तो कहेगी ठीक है दे देंगे, 500 रुपया काट लेंगे। क्या करेंगे? इसका मतलब यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। आपको उसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आपको बैंक फिर पैसा दे तो देगा पहले, लेकिन कुछ इंटरेस्ट क्या करेगा? काट लेगा। जो आपको मिलना चाहिए आपको देगा नहीं। तो 2 तरह का डिपॉजिट है, एक डिमांड डिपॉजिट है और एक टाइम डिपॉजिट है। दोनों की भी अलग अलग नेचर है। जैसे डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, करंट और सेविंग 2 तरह का डिपॉजिट होता है। करंट डिपॉजिट क्या होता है? इसको हम अकाउंट कहते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। जब आप बैंक में जाते हैं, कितने लोगों के खाते हैं बैंक में? सबके खाते हैं। कौन सा खाता खोले हो? खाते का नाम क्या तुम्हारे? सेविंग अकाउंट सब लोग खोले हो। हाँ, सामान्यतः सेविंग्स अकाउंट ही खुलता है। सामान्यतः क्या खुलता है? सेविंग्स अकाउंट ही आम आदमी खोलता है। लेकिन यह है जो करंट अकाउंट होता है, यह वास्तव में जो बिजनेस हाउसेज हैं या जो कॉरपोरेट सेक्टर है या जो ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, निकालना है, डालना है, दिन भर में सैकड़ों बार पैसा निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं उनका, तो ऐसे लोग करंट अकाउंट खोलते हैं। करंट अकाउंट में आपको ये सुविधा होती है कि जब चाहे पैसा डालें और जब चाहे निकालें। लेकिन यह एक तरह से सिर्फ अकाउंट तुमको बैंक दे देता है, आपको ये सुविधा दे देता है, आपको इसके बदले इंटरेस्ट एक पैसा नहीं देता है, आपको कुछ देता लेता नहीं है। तो सिर्फ आपको एक तरह से ऑपरेट करने की सुविधा दे देता है कि आप अपने कार्य को संपन्न करने के लिए पैसा जब चाहे जमा करिए, जब चाहे निकालिए, जब चाहे चेक काटिए, जब चाहे ट्रांसफ़र करिए, ऑनलाइन करिए, चाहे ड्राफ्ट बनवाइए, चाहे जो करिए, उन सब का आपसे पैसा चार्ज करेगा, लेकिन आपको वो कोई पैसा नहीं देगा। तो करंट अकाउंट कह सकते हो बिजनेस अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? बिजनेस अकाउंट है। जहाँ फ्रीक्वेंट यूज होता है पैसे का, वहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। खोलने को कोई तुम भी खोल सकते हो, हम भी खोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में क्या है, यहाँ भी एक तरह से सिर्फ पैसा सुरक्षित रहने की बात होती है। बहुत ज़्यादा रिटर्न का इसमें भी कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है पैसा जमा करने में सेविंग अकाउंट में। लेकिन कम से कम यह है कि जब चाहोगे तब निकाल लोगे, जब चाहोगे जमा कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि दिन में 4-5 बार कर सकते। इसमें भी सप्ताह में 2 बार 3 बार एक लिमिट ही है, उससे अधिक आप निकाल या डाल नहीं सकते। तो हमारे आपको ज़रूरत ही क्या है कि हम आप रोज़ पैसा डालें, रोज़ निकालें? इतना पैसा ही कहाँ है ना। अरे एक बार निकाल लिए 10-5 हज़ार रुपया तो 4-6 दिन चलेगा ही चलेगा। फिर महीने में एक बार कभी मिलता है तो डाल दिया, मिल जाए, यही बड़ी बात है एक बार ना। तो हमारे जैसे लोगों के लिए, आपके लिए सेविंग अकाउंट ही क्या है?
सबसे बढ़िया है सुरक्षा के लिए केवल, वह भी उतने पैसे के लिए जितना पैसे की हमको रोज़मर्रा की आवश्यकताओं में ज़रूरत है। थोड़ा हमारी जो इमरजेंसी के अमाउंट्स हैं या कभी कभार ज़रूरत पड़ गई तो हमको 25-50 हज़ार रुपया उतने भर का। लेकिन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस खाते कोई मतलब नहीं है। आप कुछ ऐसा उससे कमा नहीं सकते। ब्याज दर कैसी है? ब्याज दर उसकी आरबीआई तय कर रखी होती है, बहुत मामूली होती है। पता इस समय 4-4.5%। आप जो बैंक खाता खोले हैं पासबुक पाए होंगे ना, पासबुक देखिए तो उस पासबुक में जहाँ आपका सब नाम वहाँ लिखा होगा उसमें लिखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ 4.5%, ऐसे कुछ होगा, कम से कम ही रहता है, बहुत कम रहता है, कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन वो सुरक्षित है। आप अपने घर में पैसा रखे रहें चोरी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के साथ साथ आपका पैसा अब आइडल मनी के रूप में रहने के बजाय एक्टिव मनी के रूप में है। आपके तिजोरी में अगर बंद हो जाता है पैसा तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो पैसा बैंक में चला जाता है तो वो पैसा चैनल में आ जाता है, फिर उसका अर्थव्यवस्था के विकास में इस्तेमाल शुरू हो जाता है। आपका पैसा उत्पादक कार्य में लग जाता है, उसको मिल जाता है जिसको उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट, हम दो तरह का अकाउंट डिपॉजिट में जानते हैं। एक अकाउंट होता है नो फ्रिल्स अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट आप सब जानते हैं, सिर्फ थोड़ा नाम टेढ़ा इसलिए लग रहा है। सब लोगों ने एक समय था कि जनधन खाता खोला था, याद है ना, जीरो बैलेंस पर। एग्जैक्टली। तो जीरो बैलेंस के जो खाते हैं या बहुत लो बैलेंस के खाते, अब जो आपका सेविंग बैंक का खाता है उसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक आपका पैसा हर महीने काटता रहता है और पता चलेगा कि 4-6 साल बीते बीते आपका पैसा अपने आप ख़त्म हो जाएगा बिना कुछ निकाले ही। पैसा किसने सब काट लिया? बैंक ने काट लिया, क्योंकि मिनिमम उसमें था नहीं। तो हर बार वो क्या करता था, साल में काट ले रहा है 70-75 रुपया, काटते काटते 4-6 साल में क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। तो लेकिन जो नो फ्रिल्स अकाउंट हैं वो जीरो बैलेंस वाले हैं, लो बैलेंस अकाउंट्स हैं, उसमें कम से कम पैसा रख करके भी खाता आप खोल सकते हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आम आदमी को उस चैनल में शामिल करने में आसानी हो जाती है। और जब आम आदमी जुड़ जाता है, अच्छा उसे फ़ायदा क्या हुआ भाई, जुड़ गया तो जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको आप कहते हैं, कि हर किसी को उस मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया जाए। देखो, पैसा जमा करना और पैसा जमा करने की आदत होना दोनों दो चीज़ें हैं। अगर तुम्हारी आदत है जमा करने की तो तुम कम पैसे में भी जमा कर सकते हो। अगर आदत नहीं है तो तुम्हारे पास ज़्यादा भी पैसा होगा तब भी तुम पैसा जमा नहीं करोगे। तो इसलिए आदत पड़ना जरूरी है। उसके लिए है कि आप मेन स्ट्रीम में शामिल हो और आपका खाता हो बैंक में। अभी तक खाता ही नहीं है तो अगर जमा भी करना चाहो तो कहाँ जमा करोगे? और जब खाता खुल गया तो अब बैंक को यह, पीछे आप बात करेंगे तो निकाल के बाहर कर देंगे। जिसको भी बात करना हो बिल्कुल बाहर चले और सीधे बैठिए सामने से। आप पढ़ना है तो क्लास में बिल्कुल साइलेंट रहना हो तो बैठा करिए, नहीं तो आने की ज़रूरत नहीं किसी को, ठीक है। और अब जो आवाज़ है उसको हम काले से रिस्ट्रिकेट करेंगे, सिर्फ क्लास की बात नहीं है। न पढ़ने का मन हो क्लास में मत आइए। और दोबारा हमको न कहना पड़ेगा, दोबारा कोई बात कहते नहीं लाइफ में किसी को, ध्यान रखिए इस बात को। तो नो फ्रिल अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब आप समझ गए कि जहां आपको बैलेंस मिनिमम अमाउंट जैसा कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि आम आदमी भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक को एक बहुत बड़ा डेटाबेस मिल जाता है आप सब के बारे में। जब आपने खाता खोला होगा तो आपका नाम, आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके घर का एड्रेस, पिताजी का नाम, ये सारा डेटा कहाँ दिया आपने? बैंक को दिया, तब उसने खोला। तो अब बैंक के पास आप सबका रिकॉर्ड है। अब बैंक ने एक योजना चलाई कि अगर आप 10,000 रुपया मेरे साथ जमा कर दीजिए तो आपको हम इतने समय के बाद इतना रुपया वापस कर देंगे, आपका इंश्योरेंस भी रहेगा, आप चाहें तो उस पर लोन भी ले सकते हैं। योजना बड़ी अच्छी है। लेकिन अब अगर आपका खाता ना होता
तब वो आपको कैसे बताता? अब क्या करेगा, आपके मोबाइल पर एक मैसेज भेज देगा सबको कि ये खाता है, इस तरह की सुविधा है, और सबके पास तुरंत मैसेज क्या हो जाएगा, पहुंच गया। और आपने जैसे ही पढ़ा, अरे ये तो बड़ी उपयोगी स्कीम है, चलो बैंक से पता करते हैं। तो बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर ग्राहकों की उपस्थिति, और अगर उसने 10,000 लोगों को भेजा तो कम से कम 10 तो कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें, उसकी योजना में भाई। और अगर ये आपका डेटा न होता तो भेजता कैसे आपके पास? तो ये जनधन खाता खुल जाने से, या जो नो फ्रिल्स अकाउंट हैं, जीरो बैलेंस वाले खाते हैं, ये खाते बैंक को बैंकिंग कार्य के प्रचार प्रसार में बड़ी मदद करते हैं। और जाहिर सी बात है कि सारे खाते खुल गए, कुछ खाते, ये भी सही है, बहुत सारे खाते तो डेड हो, चलते उलते नहीं है, बस खुल गए, लेकिन उसमें बहुत सारे खाते चल भी तो रहे हैं ना। तो एकदम नहीं से जो कुछ है तो बेहतर है ही, जैसे भी है। तो ये आपका नो फ्रिल अकाउंट है। इसके अलावा जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि 2 साल के लिए इसको मैंने दिया था पैसा, तो उसमें टाइम डिपॉजिट में 2 तरह की डिपॉजिट होती है। एक को आप कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, एक को कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, और एक है फ्लेक्सी डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होती है? रिकरिंग का नाम से आप समझ रहे हैं, आवर्ती। रिकरिंग माने आवर्ती। आपने क्या किया कि एक रिकरिंग खाता खोल दिया 2 साल 3 साल का, 1 साल का। अब आप उसमें 1-2 लाख नहीं जमा करेंगे इकट्ठा, कितना जमा करेंगे? 5,000 रुपये हर महीने। कितना जमा कर रहे हैं? 5,000 रुपये हर महीने। 3 साल के लिए आपने रिकरिंग खोल दी, तो हर महीने की एक निश्चित तारीख को 5,000 रुपया क्या होगा? जमा होता चला जाएगा। अब यहाँ जो ब्याज की दर है और जो सेविंग खाते में ब्याज की दर थी उससे ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं उसको 3 साल तक निकाल नहीं सकते। जमा तो हर महीने करेंगे, लेकिन निकलेगा कब? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद इसका मतलब कि अब आपको 3 साल तक अपने पैसे के इस्तेमाल करने की फ्रीडम नहीं है। तो आपको वह जो कष्ट उठाना पड़ेगा उस पैसे के उपभोग न करने का, उसके लिए आपको ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर थोड़ा आप क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट है, और 3 साल के बाद तुमको ब्याज सहित सारा पैसा क्या होगा? मिल जाएगा। आप चाहे जो करिए, आपके ऊपर है। आप उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आप चाहें। इसके अलावा देखो दूसरा फिक्स डिपॉजिट है। अब ये फिक्स डिपॉजिट, ये इसमें क्या है, एक निश्चित अमाउंट आप फिक्स कर देते हैं, और 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 महीने के लिए भी बैंक फिक्स करता है पैसा आपका। तो लेकिन जितने समय के लिए फिक्स कर देंगे उसके पहले फिर वो निकलेगा नहीं। हाँ, कभी कभी आपको वो उस डिपॉजिट पर लोन की सुविधा दे देता है कि आपने 1 लाख जमा किया है, टूटेगा तो नहीं, लेकिन आप 75,000 रुपया उधार इसमें से ले सकते हैं। उसका आपसे वो ब्याज लेगा, और जितना आपको दे रहा होगा थोड़ा उससे ज़्यादा लेगा। इसे ऐसे प्रेम में थोड़ी दे देगा कि ले जाओ। अगर आपसे 1 लाख पर मान लीजिए 5% दे रहा है, तो आपसे लेगा 6%, 1% बढ़ा करके। नहीं, उसको क्या फ़ायदा है फिर? तो फिक्स डिपॉजिट इस तरह से है यहाँ, लेकिन ब्याज दर थोड़ी अब उससे भी ज़्यादा होती है, रिकरिंग से भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉकिंग पीरियड थोड़ा टाइट हो गया, अब आसानी से निकाल आप नहीं सकते, और ज़्यादा पैसा एक साथ फंस जाता है। ठीक है। तो ये इतनी तरह के डिपॉजिट तो हैं जो आप करते हैं। एक फ्लेक्सी डिपॉजिट की स्कीम हाल में बैंकों ने लागू की। अब वो क्या करते हैं कि आपको अलग से कोई फिक्स डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये खाता ले लीजिए, सेविंग प्लस के नाम से खाता है, खाते का नाम क्या है? सेविंग प्लस। तो अगर मान लो कि उसमें एक निश्चित अमाउंट होता है कि 25,000 रुपया हमेशा रहना चाहिए। जैसे ही आपके खाते में 40,000 रुपया होता है, तो जो एक्स्ट्रा 15,000 है वो क्या करता है? बैंक फिक्स कर देता है अपने से, ऑटोमेटिक, बिना आपसे पूछे, बिना आपकी सहमति के, और उस पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। और उसमें यह भी सुविधा, और ये फ्लेक्सी डिपॉजिट हो गई। कैसी डिपॉजिट हो गई? फ्लेक्सी है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, फ्लेक्सिबल है। जैसे ही पैसा बढ़ता है डिपॉजिट आपकी हो जाती है, और जैसे ही घटता है डिपॉजिट आपकी ख़त्म हो जाती है। अब जैसे मान लो कि तुमने 50,000 रुपया तुम्हारे खाते में हुआ, 25,000 फ्लेक्सी डिपॉजिट का मिनिमम बैलेंस फिक्स है, तो 25,000 के ऊपर जब 15,000 बढ़ा तो तुमने डाल दिया। तुमने क्या डाल दिया? बैंक ने ऑटोमेटिकली स्वीप कर लिया
बैंक ने क्या किया, ऑटोमेटिक स्वीप उसका नाम है, ऑटोमेटिक उसने स्वीप करके 15,000 फिक्स कर दिया। अब मान लो कि तुमको ज़रूरत पड़ गई अचानक 35,000 रुपये की, खाते में कितना पैसा है, 25,000। तो अब तुम जब चेक काटोगे कितने काटोगे, 35,000 का, तब कैसे मिलेगा, खाते में तो 25,000 ही है। तो इसमें यह भी सुविधा है कि ऑटो रिवर्स कर लेता है, वो जो उसने फिक्स किया था वो तुरंत ही उसको रिवर्स स्वीप कर लेता है, यानी तुम्हारा 10,000 उसमें से निकाल करके 35 पूरा करके तुमको पेमेंट कर देता है, रोकता नहीं है कि पैसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि ये फिक्स डिपॉजिट का तुमको लाभ भी देता है और सेविंग अकाउंट की तरह तुम्हें ऑपरेट करने की छूट भी देता है। तो ये मिक्सचर है सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का। क्या है ये, मिक्सचर है। ये फिक्स डिपॉजिट का भी तुमको लाभ देता है और सेविंग की तरह पैसा निकालने और डालने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो आजकल बहुत ही पॉपुलर है और बहुत अच्छा है, खास करके जिनके खाते में ज़्यादा पैसा रहता है। जैसे जो लोग ज़्यादा पैसा पाते हैं तो उनका सारा खाता सेविंग में रहे, तो उसमें कई रिस्क है। एक रिस्क तो यही है कि ज़्यादा पैसा उसमें पड़ा हुआ है तो कोई लाभ नहीं है, कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, और वो अगर ऑटो स्विप होता रहता है तो ब्याज की दर बढ़ती रहती है। इसके अलावा ये तो हो गया डिपॉजिट के पार्ट्स हैं, इतनी तरह से वो पैसा लेता है। दूसरा इसका पार्ट है, जब पैसा ले रहा है तो करेगा क्या, वो पैसा किसी को उसे देना चाहिए ना। तो बैंक एक तरह से इंटरमीडिएरी का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। जिनके पास ज़्यादा है उनसे ले लेता है और जिनको ज़रूरत है उनको दे देता है, और ये देने लेने में तीनों लाभ कमाते हैं। जो जमा कर रहा है उसको भी लाभ है, जो ले रहा है उसको भी लाभ है, और जो दे रहा है दोनों से ले करके उससे भी लाभ है, क्योंकि वो बिना लाभ के क्यों करेगा भाई, उसको भी तो एजेंट है बीच में ना। तो एजेंट को भी उसकी जो मध्यस्थता करने का पैसा है मिलना ही चाहिए ना भाई, उसका ब्रोकरेज तो उसे मिलना चाहिए, तो उसको भी मिलता है। तो अब क्या करता है, दूसरा काम क्या है, ग्रांटिंग लोन्स प्राइमरी फंक्शन में एंड एडवांसेस, टर्म लोन, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, परचेजिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो अब ये क्या करता है, लोन देता है। क्या करता है, दो तरह के लोन, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। हम उधार दो कारणों से लेते हैं। हम सब सामान्यतः अगर उधार लें तो क्यों उधार लेंगे, तुम बताओ। मान लो उधार लेना हो तो क्यों लोगे उधार, क्या ज़रूरत है, हाँ, और कोई काम, और लोग क्यों लोगे तुम, एग्जैक्टली। और आप में से कोई उधार क्यों लेंगे आप, हाँ बैठो, एकदम सही। हम उधार दो कारणों से ले सकते हैं। एक तो तत्काल छोटी मोटी कोई ज़रूरत हमारी अचानक आ गई, मान लो, जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, 4-6 महीने के लिए हमको चाहिए, ऐसे खर्चे आ गए जो हमारी रेगुलर इनकम से मीट आउट नहीं हो पा रहे हैं। और एक दूसरा हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, हमको जैसे तुमने जैसे कहा कि हमको बिजनेस करना है, तो हमको कैपिटल इक्विपमेंट्स लेने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, रॉ मटेरियल लेना है, टेक्नोलॉजी हायर करनी है, बड़े। तो ये छोटे भी बिजनेस हो सकते हैं और बड़े बिजनेस भी हो सकते हैं। इस बिजनेस में साइकिल का पंचर भी हो सकता है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री का उत्पादन भी हो सकता है। तो हम लंबा लोन भी ले सकते हैं और छोटा लोन भी ले सकते हैं। तो जो लंबा, इसका मतलब लोन दो तरह का हुआ, और उसमें भी कभी कभी हम वर्किंग कैपिटल भी लेते हैं। जैसे मान लो, छोटी सी बात बताएं, मान लो तुम खेती करते हो, खेती में अचानक गेहूं का समय आ गया, तुमको गेहूं की बुआई करनी है, तो अब गेहूं की फसल बोने के लिए कुछ ऐसा पैसा चाहिए, गेहूं का बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, तुमको सिंचाई में पैसा लगाना है, जुताई करानी है, तो ये सब पैसे कैसे हैं, ये वर्किंग कैपिटल है। इतना अगर नहीं है तो तुम खेती कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर वहीं तुमको इसमें कोई इक्विपमेंट खर्च करना है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, तब तो बहुत बड़ा अमाउंट है फिर। तो तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है और वर्किंग के लिए जो कैपिटल चाहिए। तो जो कैपिटल तुमको बड़े पैमाने पर चाहिए कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और ये एक वर्किंग कैपिटल चाहिए छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए,
तो इस तरह से हर जगह हमको दो तरह के खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। एक तो भाई काम चलता रहे उसके लिए पैसा चाहिए, और एक नया डेवलपमेंट कैसे हो उसके लिए पैसा चाहिए। तो नए डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो हमारी कैपिटल का पार्ट है, और जो रूटीन खर्च के लिए पैसा चाहिए वो हमारी वर्किंग कैपिटल है भाई, वो भी आपके पास रहनी चाहिए। अगर आप अच्छे किसान हैं तो आपके पास 10, 25, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपया हमेशा नगद आपके पास होना चाहिए। नहीं तो जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आपके पास पैसा ही नहीं है। और जब आप उसके लिए, इसीलिए बैंकिंग का जो विकास हुआ वास्तव में इसी लिक्विडिटी के लिए हुआ कि मौके पर तरलता आपके पास होनी चाहिए। पता चला किसान के पास नगद पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास पता चला कि एक पूरा का पूरा घर भरा है, आलू उसके पास है। तो अब उसके पास आलू भरा है, लेकिन अगर उसको नकद तुरंत चाहिए और कोई सुविधा नहीं है तो वो साहूकार के पास जाएगा आलू बेचने के लिए, और साहूकार कहेगा कि ऐसा है कि आलू तो बहुत सस्ती है, 1 रुपये में 3 किलो, ना। तो अब उसकी मजबूरी है कि उसको कैश तो चाहिए भाई, क्योंकि आगे उसका काम रुका हुआ है। तो जो भी रेट वो बता देगा उसको उस रेट में अपना आलू बेचना पड़ेगा। अगर उसी जगह बगल में बैंक हो और कह दे कि ऐसा करो, तुम्हारी आलू तुम्हारे घर में 1 ट्रक है और उसकी मार्केट में कीमत 5 लाख रुपए होगी जब तुम बेचोगे, तो चलो 5 लाख का तुमको हम कैश क्रेडिट दे देते हैं, तुम आराम से निकालो डालो अपना काम करो, जब बेचना आलू तो इसमें डाल देना। तब अब क्या होगा, अब जो आपकी बेचने की मजबूरी थी वो खत्म। इसी सुविधा के लिए साहूकार के चंगुल से किसान को मुक्त करने के लिए बहुत ही ग्रामीण स्तर पर बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपने देखा होगा आपके गांव में होती थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए, हर गांव के बाज़ार में आप देखते होंगे ग्रामीण बैंक खुला हुआ है। तो वो क्यों खुला था? इसीलिए खुला था कि जो किसानों का शोषण हो रहा है साहूकारों से या लोकल परचेज करने वालों से, या कुछ गांव में जो अनअधिकृत बैंकर होते हैं उधार देते हैं पैसा, पता चला 10 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा, आप गांव में देखते होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ब्याज लेकर पैसा देते हैं, और जिसने एक बार उधार ले लिया वो जीवन भर ब्याज भरता है, कभी उनका ब्याज पूरा नहीं होता है, वो ब्याज उनका मूलधन बना ही रहता है, केवल ब्याज ही देते हैं सब। तो इन सारे समस्याओं से मुक्ति के लिए बैंकों का इस लेवल पर विकास किया गया कि गांव तक पहुंच जाएं, और हर व्यक्ति को टारगेट किया गया कि जिस तरह क्या पैसा उसको चाहे छोटा से छोटा लोन चाहे बड़ा से बड़ा बैंक उसको दे सके। तो उसमें ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट भी होता है। ओवरड्राफ्ट वास्तव में आपकी जो क्रेडिट है बैंक में, जैसे मेरी सैलरी यूबीआई में आती है, तो हर महीने हमारी तनख्वाह जाती है यूबीआई में, तो अब यूबीआई को ये तो पता है ना कि इनकी सैलरी अगले महीने फिर मेरे खाते में आएगी। तब वो क्या करता है, मान लो मेरी सैलरी 2 लाख रुपया, तो कहता है कि 2 लाख तो अपना निकाल लीजिए आप, लेकिन 2 लाख और भी निकाल लीजिए आप। क्या करिए, और निकाल लीजिए 2 लाख, जब आपके तनख्वाह आएगी तो हम उसमें क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इसका आपसे ब्याज लेंगे 2 लाख। तो हमको ये लगता है कि चलो ब्याज ही सही, कम से कम बिना किसी से कहे, बिना किसी से मांगे, बिना किसी के सामने अपनी गरीबी और मजबूरी बताए हमको 2 लाख रुपया अगर मिल जाता है तो कोई बुराई नहीं है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब कि जो आपका अपना पैसा है उससे ज़्यादा निकालने की सुविधा आपको दे देना, वही लोन ही है एक तरह से, वो लोन ही है शुद्ध रूप से, लेकिन उसका तरीका क्या है। अब वो इतना पॉपुलर है, लोग कहते हैं अरे वो हमारी ओटी है, लगता है कि उनका खुद का पैसा जमा है, इतने रुपये आपसे बताते हैं ना, लेकिन है वो लोन ही। इसके अलावा वही मैंने कहा कैश क्रेडिट। आपने गांव में किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, ये वास्तव में कैश की क्रेडिट ही है। आपकी ज़मीन वमीन के आधार पर कह दिया कि आप क्या करिए कि 3 लाख की क्रेडिट है बैंक में, अब आप अपना उसी में से निकालिए जमा करिए, निकालिए जमा करिए, खेती करिए, जब कमाइए डाल दिया करिए, इतने दिन तक ब्याज मुक्त है। किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा पता करोगे तो 40-50 दिन तक क्या होता है, मुफ्त होता है। तो इसका मतलब कि उसके बीच में अगर पैसा मिल गया तो वापस कर दो, तो तुम्हारे पास किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा तुमको, और बिना ब्याज दिए तुमको पैसा भी मिल जाएगा। और अगर इनकेस ब्याज देना भी पड़ा तो ब्याज इतना कम रहता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कैश क्रेडिट है।
इसके अलावा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये एक बहुत बड़ा काम है। जैसे कभी एनएससी का नाम तुमने सुना है? किसी ने एनएससी का नाम, किसान विकास पत्र का नाम नहीं सुने तुम लोग? बहुत पहले चलता था। अभी भी क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास से कोई बिल है, बिल का मतलब ये है कि बिल है और उसका हमको भुगतान होना है 4-6 महीने बाद, ठीक है। अब मुझे अभी पैसे की जरूरत पड़ गई तुरंत, तो बैंक क्या करता है, ऐसे जो रिलायबल क्रेडिट्स हैं के बिल हैं, या कह सकते हो कि जिसके प्रति विश्वसनीयता है कि यह समय पर भज ही जाएगा, इसके भजने में कोई डाउट नहीं है, ऐसे बिलों को बैंक समय से पहले डिस्काउंट कर देता है, उनकी कटौती कर देता है या उनको भजा देता है, ऐसे कहो साफ साफ। तो आपने कहा साहब मेरा ये 50,000 रुपये का बिल है और हमको मिलेगा 6 महीने बाद, मुझे पैसा आज ही चाहिए। तो बैंक कहता है ऐसा करो कि 6% हम काट करके तुमको बाकी दे रहे हैं, और जब समय आएगा तो हम क्या करेंगे, भुना लेंगे पैसा। जैसे मेरे पास मान लो कोई LIC का बॉन्ड है, तो LIC का बॉन्ड मेरे पास है और हमारी LIC मैच्योर हो रही है 2025 में। अब हमको अभी पैसा चाहिए तुरंत, तो बैंक क्या करता है, बैंक उसको तुम रख लेगा, गिरवी रख देगा और तुमको पैसा उस पर लोन कर देगा, कहेगा ठीक है जब मैच्योर होगा तो हम पैसा इसमें से एडजस्ट कर लेंगे, आप नहीं देंगे तो एक तरह से उसको उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया ना पहले से। और अगर तुम मेरा पैसा वापस कर दोगे तो तुम्हारा हम वापस कर देंगे अपना ब्याज काट करके। तो अगर आपने दे दिया इंस्टॉलमेंट में पैसा तो कोई बात नहीं, तब तो आपको आपका बॉन्ड वापस मिल जाएगा। और अगर नहीं दिया तो जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो पैसा कहाँ जाएगा, सीधे पैसा उस बैंक के पास जाएगा जहां आपने उसको गिरवी रख रखा है, मॉर्गेज कर रखा है, जहां आपको नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा कि अपना वाला हिस्सा काट लेगा। मान लो तुमको 10 लाख मिला और उसका तुम्हारे ऊपर 8 लाख है, तो 8 लाख अपना ले लेगा, बाकी 2 लाख क्या करेगा, आपको वापस कर देगा। तो इस तरह का कोई भी बिल जैसे डायरेक्ट हो, आपने किसी ने आपको दिया हुआ है बिल, या कोई चेक दिया हुआ है, कोई ड्राफ्ट दिया हुआ है, कोई भी चीज़ है जिसको कि कुछ समय के बाद पूरा होना है और आपको तुरंत अचानक ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक कहता है कि हम डिस्काउंट कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि इतना पैसा हम इसमें से काट लेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी कार्य हैं बैंक के। सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं? अब तुम जानते हो कि ये तो बैंक का प्राइमरी काम था, लेकिन अब बैंक इतने सारे कार्य करता है, इतना कार्य करता है कि यही काम सेकेंडरी हो गए, बाकी सारे काम कैसे हो गए, प्राइमरी हो गए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का नेचर बदल गया। पहले सबसे जरूरी काम था पैसा जमा करना, पैसा निकालना, लेकिन अब जमा करना निकालना तो कोई काम ही नहीं रह गया, क्योंकि अब तो आप अपने घर में गूगल पे फोन, भीम ऐप, पता नहीं क्या क्या खुद ही कर लेते हैं, क्या जरूरत है। हाँ, अरे 1 लाख नाम है, आप नाम ही नहीं याद कर सकते कितना तरह से है। तो अब तो वो एक तरह से बहुत सामान्य सी बात हो गई। तो अब बाकी काम जो सेकेंडरी हुआ करते थे वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए उसके। तो आप देखो इसमें क्या है, एजेंसी का कार्य, जिसको आप कहते हैं कि एजेंट के रूप में जो आपका बैंक काम करता है। क्या काम करता है? पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एक्टिंग एज ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर। इसमें बैंक क्या करता है कि वो पेमेंट आपका रिसीव भी करता है और करता भी है। आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जैसे आपने देखते होंगे आप कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, LIC का प्रीमियम देना है, मकान के लोन का इंस्टॉलमेंट देना है, बिजली का बिल जमा करना है, ये सब आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए अपने खाते में, अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, कटता रहेगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिलों की डिस्काउंटिंग करना, प्रॉमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र होता है उसका पेमेंट करना, तो ड्राफ्ट बना करके लोगों को भेजना, ये सारे अब जो काम हैं वो बैंक करता है। इसको हम सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा देखिए जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हैं, सेफ कस्टडी, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स, रेमिटेंसेज ऑफ फंड्स, पेंशन पेमेंट, एक्टिंग एज ए डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा का भी लेन देन बैंक करता है आपके लिए। पेंशन आपकी अब बैंक से मिलती है, जो घर में आपके पेंशन पाते होंगे वो पैसा कहाँ से निकालते हैं? बैंक से निकालते हैं। इसके अलावा सेफ कस्टडी,
सेफ का मतलब जो आप देखते हैं कि लॉकर होता है बैंक में, आपके सोने चांदी बड़े हीरे जवाहरात कीमती सामान बैंक कहाँ रख लेता है? लॉकर में रखता है, आपके पास सेफ कैसे देता है। तो ये इस बहुत सारे कार्य हैं सेकेंडरी बैंक के जो हम लोग करते हैं, और ये आप बैंक के फंक्शंस हैं जिन्हें हमको पढ़ना है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।